Good morning, friends. Welcome to Formulator. Myself Amrit, and today we have to start Transportation Engineering. ठीक है, Transportation Engineering हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और आज हम लोग क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, और उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्या, गेट. तो गेट में अगर देखा जाए 2017 से बात करते हैं. ठीक है, 2017 से बात क्या है ना कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पहले वेटेज कम था. कोई भी एग्जाम में देखा जाए तो पहले इसका वेटेज कम था. अब क्या हो रहा है, समय के साथ हर साल इसका वेटेज देखिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं. 17 में था ये क्या, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था. 17 तक 6 मार्क्स के थे. फिर 2018 में 9 मार्क्स का आया. 2019 2020 19 में भी 9 मार्क्स. 2020 में 11 मार्क्स. 2021 की बात करें, इसमें भी 11 मार्क्स का आया था. ठीक है, 11 मार्क्स का. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि देख रहे हैं इंक्रीज ही हो रहा है इसका वैल्यू, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है. तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा सब्जेक्ट. तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे, और बहुत आराम से बहुत इजी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. ठीक है, उसका आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है. अब ईएससी जो पेपर है, ईएससी प्री की बात कर रहे हैं. ठीक है, ईएससी में जो प्री होता है, जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है. तो प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं. प्रीलिम्स क्या हो गया, 200 और 300 होता है. ईएससी का आपको पैटर्न पता होगा कि 200 और 300, मतलब दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2. तो पार्ट 1 200 मार्क्स जो होता है कि जनरल हो जाता है आपका. ठीक है, और 300 जो टेक्निकल पेपर है आपका 300 मार्क्स के, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 2000 स्टार्ट करते हैं. 2017 में 5 क्वेश्चन आए हुए थे. ठीक है, 2018 2020 5 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर सीधा 11 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन. ठीक है, वेटेज आपका बढ़ता जा रहा है हर पेपर में. और एसएससी की बात करें, एसएससी जेई की, तो 11 से 14 मार्क्स का एवरेज की बात कर रहे हैं, तो 11 से 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो अब बात क्या है कि सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और हमें क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को पूरा खत्म करना है. और इसके अंदर कैसे कैसे हम खत्म करेंगे, इसके बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं. ठीक है, अलग अलग चैप्टर देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं इसमें. ठीक है, तो आप लोग को तो क्या पढ़ना है, हाईवे, और इसके डिफरेंट मोड्स क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के. हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, ये सारे क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. तो आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ हाईवे पढ़ना है. ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या कि कैसे पढ़ना है हाईवे, कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट चैप्टर्स में. ठीक है, तो हाँ, बुक की बात करते हैं. बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक क्या है, खन्ना एंड जस्तो. खन्ना एंड जस्तो. ठीक है, आप जाइएगा मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल है खन्ना एंड जस्तो. बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो खन्ना एंड जस्तो नाम का बुक है, और इसको जाके आप लोग परचेज कर लीजिएगा. और हर चीज के लिए, हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, और बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोग को बता रखा है. अब बात करते हैं कि इसमें किससे चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है. चैप्टर 1
आज हम लोग क्या इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका, तो हर चैप्टर को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज की उसके अंदर जो टर्म्स यूज होने वाले हैं आगे ओवरऑल एक बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, चैप्टर 1 में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या पढ़ना है, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, देखिए हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग नाम से आप लोगों को क्या कर रहा है, लग रहा है कि हाईवे का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट करना है और उसके प्लानिंग कर करके हमें डेवलपमेंट करना है। तो अब कैसे क्या करना है कि वर्ल्ड वार जो आप लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की बात है ये, जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार है हमारा 2014 से 2018 चला था। तो हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर 2020, ठीक है, 2018 के बाद हुआ क्या कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंदाजा लग गया था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर कोई भी हमारे मिसाइल टैंक वैंक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प चाहिए था, ठीक है। कि हमारा क्या हो कि रोडवे बढ़िया हो, एयरवे, मतलब अभी तो हम फिलहाल हाईवे की बात कर रहे हैं, तो हम हाईवे में देखा जाता है कि हमारा क्या आता है कि हाईवे जो हमारा हो मजबूत हो और हम क्या करें कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी मिसाइल या फिर टैंक वैंक कुछ भी हो। तो उसके बाद ही हमें एहसास हुआ कि नहीं, अब हमें डेवलपमेंट करना चाहिए हाईवे का, ठीक है। तो हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, अब इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक कमिटी बैठता है और उस कमिटी का चेयरमैन बनाया जाता है किसको, अभी हम लोग चैप्टर 2 बाद में देखेंगे, पहले 1 को एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1927 में चेयरमैन किसको बनाया गया, मिस्टर एमआर जयकार, ठीक है, मिस्टर एमआर जयकार। अब इनके अंदर क्या किया गया कि अब इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हाईवे को लेकर के। क्या क्या रिकमेंडेशन है, अलग अलग रिकमेंडेशन हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, और डिफरेंट डेवलपमेंट 20 ईयर प्लान थे इसके अंदर, ठीक है। तो वो सब तो हम लोग देखेंगे। पहले क्या है हाईवे डेवलपमेंट प्लानिंग में कि इसके अंदर क्या हो गया, नागपुर रोड प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से बात किया जाए ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्ट ही यहीं से हुआ है, ठीक है। नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, और फिर लखनऊ रोड प्लान, ठीक है। अलग अलग रोड प्लान दिए गए। अगर बात करें, और एवरी 20 ईयर के लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग हाईवे डेवलपमेंट में, तो अलग अलग 20 ईयर की बात करें तो स्टार्टिंग कहां से हुआ था कि अगर बात करें स्टार्ट हुआ था कि 1941 1943 टू 1963 था। तो ये 20 ईयर का कि पहले बोला गया कि नागपुर रोड प्लान हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 63 तक था, लेकिन क्या हुआ कि 61 में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। 61 में ही कंप्लीट हो गया था ये 20 ईयर प्लान, लेकिन 61 में कंप्लीट हो गया। और 1961 से लेकर के 1981 तक ये पूरा 20 ईयर बॉम्बे रोड प्लान संभाला। उसके बाद लखनऊ 1981 से 2001 तक, ठीक है, ये डेवलपमेंट हुए। अब बात कर रहे हैं क्या कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, जैसे कि नागपुर क्या बोला कि हम पूरे इंडिया में 5 लाख किलोमीटर लेंथ का रोड बनाएंगे, ठीक है, ये नागपुर का ये। और इसमें क्या हुआ कि ये तो लेंथ हो गई बात, डेंसिटी भी था। तो अगर हम बात करें कि 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का डेंसिटी भी होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि 16 किलोमीटर का रोड लेंथ हम बनाएंगे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। ये बातें हैं जो इसके अंदर नागपुर, और टोटल क्या था 5 लाख किलोमीटर रोड का लेंथ हम बनाएंगे। वही अगर बॉम्बे की बात करें तो ये क्या कहा कि हम 10 लाख किलोमीटर बनाएंगे
आफ्टर नागपुर जब कंप्लीट हो गया उसके बाद इसको दिया गया, तो इसका टारगेट क्या था, 10 लाख किलोमीटर का रोड, और डेंसिटी की बात करें तो 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में वो 32 किलोमीटर रोड लेंथ होगा, ठीक है, इंडिया में। अब लखनऊ रोड प्लान क्या किया गया, ये लिया 12 लाख किलोमीटर, और इसका डेंसिटी क्या था, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब टर्म है छोटे छोटे जो आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या हो रहा है कि पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो चलो ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ध्यान से देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या होगा कि हमें क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द प्लानिंग, फंक्शनल डिजाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्या हो गया कि हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर करके जो मैक्सिमम फैसिलिटीज हमें क्या करना है, लेना है, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, इन एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। मोड अलग अलग हो सकते हैं, हमें यहाँ हाईवे पढ़ना है लेकिन मोड तो अलग अलग हो सकते हैं। रेलवे में भी यही डिफिनीशन है, एयरवे में भी यही है और वाटरवे में भी यही है। तो डिफरेंट मोड फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द सेफ, इफिशियंट, रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली कंपैटिबल, ठीक है। बात करते हैं क्या कि हम सेफ होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, मोर इफिशियंट होना चाहिए, रैपिड, जल्दी जल्दी जो भी हमें प्रोसेस, जैसे कि अब क्या है, रेलवे रोडवे क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि टाइम को बचाता है, तो ये रैपिड हो गया। कंफर्टेबल, आरामदायक होना चाहिए, कन्वीनियंट, सबके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल, कम खर्च में, पैसे कम लगने चाहिए, और हमारे इन्वायरमेंट भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल और फॉर अ गुड ट्रांसपोर्ट एंड गुड ट्रांसपोर्ट। देखिए बात क्या है, अगर सिविल इंजीनियरिंग का डिफिनीशन की बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या कह सकते हैं हम लोग कि कम पैसों में मैक्सिमम बेनिफिट विथ सेफ्टी, ठीक है। अगर शॉर्टकट की बात करें तो क्या होता है कि कम पैसों में मैक्सिमम बेनिफिट सिविल इंजीनियर ही दे सकता है ना, कि और क्या होता है कि विथ सेफ्टी, ठीक है। तो वही बात है कि हमारा क्या है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ही डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं, चलिए ठीक है, हम मानते हैं डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि हाईवे पे क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट अगर मोड की बात करें तो फिर आप रेलवे देख लीजिए, वहां पे एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरिट डिमेरिट्स तो आते हैं, अलग बात है, लेकिन आप लोगों को क्या है कि हमारे लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा काम जल्दी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अगर ना हो तो कोई भी कंट्री का अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तंदुरुस्त है, इसका यह मतलब होता है कि वो हमारा डेवलप्ड कंट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन से भी डिसाइड होता है हमारा कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स स्कूल जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है, हॉस्पिटल्स जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन एवरी डे, हर दिन हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बात कर रहे हैं हम लोग क्या कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो भी हम लोग अभी प्लानिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे हाईवे का, तो उसमें सारे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज कर करके हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं डिजाइन का, ठीक है, और मैनेजमेंट फैसिलिटीज फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, ये सारी चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या डिफिनीशन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। और हम लोग क्या देख रहे थे, हाईवे डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, ये क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का डिफिनीशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं एक बार। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसके अंदर अब हम लोग क्या पढ़ना है। पहले तो स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है।
क्या क्या मोड हो सकते हैं, तो हमें बता दिया आपको, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और क्या है, रोडवे, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर हमें सिर्फ हाईवे पढ़ना है। उसके बाद क्या होता है, मेरिट, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ हाईवे। ठीक है, मेरिट डिमेरिट्स ऑफ हाईवे। हाईवे के अंदर क्या हो सकता है, मेरिट क्या हो सकते हैं कि वो क्या होता है, हाँ, इन कंपैरिजन टू रेलवे, रेलवे और हाईवे में कभी कभी डिफरेंस पूछेगा, तो रेलवे तो होता है कि डोर टू डोर हमें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन हाईवे हमारा डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है कि अगर डिमेरिट की बात करें तो कि ये क्या होता है कि लॉन्ग जर्नी के लिए हमारा हाईवे बेनिफिशियल नहीं है, मतलब हमारा रेलवे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पैसे की बात करें तो हाईवे में ज्यादा खर्च है इन कंपैरिजन टू रेलवे में, ठीक है, बनाने में नहीं, हम जो भी है हमारा पैसेंजर की बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि हाईवे में क्या हो जाता है कि हमारे पेट्रोल का खर्चा वगैरह ज्यादा लग जाता है, लेकिन अगर रेलवे में बोल ले जाए तो हमारा कम खर्चों में हम लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं। हाईवे में डिमेरिट हो गया कि एक्सीडेंट्स होते हैं, रेलवे में एक्सीडेंट कम होते हैं, तो ये सब चीजें मेरिट डिमेरिट हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ रोड। टाइप्स ऑफ रोड इसके अंदर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रोड में क्या हो जाएगा कि कितने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, एक्सप्रेस वे, ये सारे कुछ हम लोग टाइप्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स के बाद उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ रोड। फिर पैटर्न, पैटर्न ऑफ रोड, तो होता है एक ग्रिड पैटर्न, एक होता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, अलग अलग होता है पैटर्न, देखेंगे इसमें। उसके बाद क्या है, वही हो गया हमारा डेवलपमेंट की बात करेंगे। डिफरेंट 20 ईयर प्लान, ठीक है, 20 ईयर प्लान में ये तीनों कुछ देखेंगे, नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ। ठीक है, और इन तीनों पे हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, और ये किस पे बेस्ड होगा, पॉपुलेशन पे बेस्ड होगा। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जो भी वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर करके उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कि किस कहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होगा नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ, इन तीनों पे न्यूमेरिकल है, उन तीनों का न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन, concept of saturation, concept of saturation and maximum utility। ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन एंड मैक्सिमम यूटिलिटी। इसके अंदर क्या होता है ना कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान समझिएगा कि इस पे भी न्यूमेरिकल है हमें पढ़ना। जैसे कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, होता क्या है कि अब अलग अलग, जैसे कि ए से बी हमें क्या करना है कि रोड हमें कनेक्ट करना है, ए से बी पॉइंट तक। बहुत सारे स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ए से बी हमें क्या होना चाहिए, एक रोड होना चाहिए। तो क्या होंगे कि डिफरेंट प्लान आएंगे हमारे पास, जैसे कि ए से बी एक ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट होगा, फिर ए से बी बहुत सारे प्लान हमारे पास आएंगे। जैसे कि बाय द वे नाम दे देंगे पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी हमारे पास डिफरेंट प्लान आए हैं। तो आप तो ये कहिएगा कि ए से बी के लिए सर आर को यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आर अगर रोड को हम लोग यूज कर लेते हैं तो हम ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करते हैं। मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब कि ए से बी तक हम रोड ऐसा बनाएं कि हमारा मैक्सिमम फायदा हो जाए। जैसे कि उस रोड में मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, लोग, मतलब लोग ज्यादा लोग यूज कर पाए, ज्यादा गांव अटैच हो उस रोड के बीच में, स्कूल्स हो, इंडस्ट्री हो, हमारा क्या हो कि जो भी इंडस्ट्री वगैरह एग्रीकल्चरल में बेनिफिशियल हो, तो हम वैसा कोई रोड जो भी होता है प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रायोरिटी को हम पहले प्रायर दे। उसके लिए हमें क्या होता है, न्यूमेरिकल है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और किस ज्यादातर किस पे बेस्ड है, पॉपुलेशन, और जो भी क्वेश्चन होगा पॉपुलेशन
मतलब कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किससे मतलब पास होता है, जैसे कि मतलब क्यू वाले में अगर बात करें, क्यू वाले में बहुत सारे गांव अटैच हो रहे हैं, इसके आसपास बहुत सारे गांव हैं, तो उससे क्या होता है कि सारे लोग अटैच हो जाएंगे, सारे लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसी बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टेबल बना करके। तो ये सब तो बात की बात है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये सब चीज देखेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में, वो क्या है, सर्वे, सर्वे करना। सर्वे ऑफ हाईवे, ठीक है। अब सर्वे में क्या आता है, सर्वे में पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैप स्टडी। मैप स्टडी 4 तरीके से है इसको डिवाइड किया गया है। फिर रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस सर्वे। फिर आता है प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी। और फिर लास्ट है हमारा डिटेल्ड। ठीक है, तो मैप स्टडी क्या हो जाएगा कि मैप स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम स्टडी करते हैं उस पूरे एरिया का जहां हमें रोड नेटवर्क बनाना है। वहां बैठ करके हम लोग क्या करेंगे, एक कमेटी बैठा वहां पे, और क्या होगा कि हम लोग मैप का स्टडी करते हैं, मैप को रखे उस एरिया का, और स्टडी करते हैं क्या कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पे पेड़ है। तो एक रूट जो होता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैप से हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैप स्टडी करने के बाद रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस में क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टडी होते हैं जो कि मैप में नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो भी नए चेंजेस हो गए वहां उस जगह पे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि फिजिकली हमें जाना होगा ऑन द साइट और रिकॉनेसेंस सर्वे करना होगा। ठीक है, जो भी नए चीज आ गए हों, पेड़ पौधे जो भी कट गए हों, ये सारे कुछ आ जाते हैं रिकॉनेसेंस सर्वे में। प्रीलिमिनरी सर्वे में कि हमें क्या करेंगे, वहां का एलिवेशन देखेंगे, टोपोग्राफी वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है तो प्रीलिमिनरी में। और डिटेल सर्वे में हम लोग जाकर के वहां पे सर्वे स्टार्ट कर देंगे, लेवलिंग वेवलिंग जितना भी होगा सब कुछ डिटेल्ड में आ जाएगा, यहां से हम लोग काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सर्वे होता है कि जो भी हम लोग नेटवर्क बनाने से पहले हम लोग ये सब करते हैं, हाईवे बनाने से। तो ये तो हमारा चैप्टर 1 था, जो ज्यादा बेसिकली क्या था, थियोरिटिकल था। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाईवे के लिए, चैप्टर 2 टोटल हम लोग 4 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो चैप्टर 1 तो चलिए ठीक है, थ्योरी था। चैप्टर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे हर चीज के लिए, कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा चैप्टर 2 है। और क्या कर रहेंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या है हमारा, हाईवे जियोमेट्री डिजाइन। हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन में। पहला हम लोग क्या क्या, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में अब बात आ जाता है कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्या होगा, हाईवे का क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। तो उसके अंदर जो हाईवे है उसको क्रॉस काट करके हमें क्रॉस सेक्शन देखना है, तो हमें क्या दिखेगा, बीचों बीच हाईवे का क्या होता है, डिवाइडर होता है। ठीक है, फिर लेन होता है, रोड का लेन। उसके बाद क्या होता है कि शोल्डर, कर्ब, फुटपाथ, ये सारे कुछ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले क्या होगा कि उससे पहले जो होता है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में पेवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। पेवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन 2 तरीके का होगा जो हाईवे में हम लोग यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, देखेंगे आगे। फ्रिक्शन के बाद क्या है हमारा, स्किड स्लिप। ठीक है, स्किड स्लिप की बात करते हैं तो स्किड और स्लिप में अगर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए, स्किड स्लिप में क्या होता है कि स्किड हो जाना, स्किड का ये मतलब होता है कि हमारा रोटेशनल मूवमेंट टायर का होता है और उस रोटेशन मूवमेंट के कारण ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है, ठीक है, व्हीकल का। तो अगर रोटेशनल मूवमेंट रुक जाए, रुक जाए
और हम तो भी ट्रांसवर्स मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब गाड़ी स्किड कर रहा है, मतलब रोटेशनल मूवमेंट अगर कम हो जाए और ट्रांसवर्स मूवमेंट ज्यादा हो जाए तो गाड़ी क्या हो रही है, स्किड हो रही है। स्लिप की बात करें कि रोटेशनल मूवमेंट तो सिर्फ हो रही है लेकिन हम ट्रांसवर्स नहीं घूम पा रहे हैं, मतलब आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि स्लिप। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, छोटे छोटे। फिर कैम्बर होते हैं, ठीक है, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कैम्बर है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में डिवाइडर, डिवाइडर है, फिर क्या हो जाएगा, लेन, शोल्डर, कर्ब, फुटपाथ, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारा क्या है कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, इनका कितना कितना लेंथ होता है और क्या क्या रिकमेंडेशन है आईआरसी में, ठीक है। और जो जयकार जब डेवलपमेंट कर रहे थे उसमें क्या था कि हम लोग अलग अलग क्या किए गए थे, रिकमेंडेशन जो दिए गए थे उसमें आईआरसी था, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, उसी के अंदर रिकमेंडेशन के ही अंदर। फिर सीआरआरआई, फिर क्या था कि उसमें एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके ही अंदर, जयकार के अंदर। तो उसी बेस्ड पे वो जितने भी इंस्टीट्यूट है उसी के बेस्ड पे हमारा क्या होता है, ये सारा कुछ डिजाइन होता है बहुत सारे स्टडी के बाद, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब आता है क्या, बी पार्ट है हमारा इसके अंदर, क्या है, साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंस ही आपका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। एसएसडी, ओएसडी और आईएसडी, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। क्या मतलब है ये कि होता क्या है कि हम स्टडी कर रहे हैं, एसएसडी का क्या मतलब होगा कि हम व्हीकल चला रहे हैं और हमें क्या दिखा कि एक ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी दिखा, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा है कि हम गाड़ी को हमें स्टॉप करना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, गाड़ी को रोकना है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। लैग डिस्टेंस मतलब कि हमने उस चीज को देखा, ठीक है, पहले तो देखा, देखने में हमारा क्या होगा कि कुछ टाइम लैग में चला गया, मतलब हमें उसे समझने में टाइम लग गया, ठीक है। और वो जो लैग टाइम हो जाता है वो किस पे बेस्ड होता है, पीआईईवी, पीआईईवी थ्योरी पे, ठीक है। वो चीज भी हम लोग देखेंगे। क्या है पीआईईवी थ्योरी, परसेप्शन, इंटेलेशन, इमोशन, वायलेशन, ठीक है। तो कभी कभी तो फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है। तो पीआईईवी का बात कर रहे हैं तो परसेप्शन मैंने देखा, इंटेलेशन मेरे दिमाग में पहले चला कि पहले मैं समझा उस चीज को कि आखिर वो है क्या। इमोशन, इमोशन मतलब मेरे में गुस्सा भी आएगा, डर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वायोलेशन मतलब टेकिंग एक्शन। तो ये जो होता है पर ये सारे कुछ किसके अंदर हो गया, 2.5 सेकंड के अंदर, ठीक है, 2.5 सेकंड के अंदर ये सारा कुछ हो गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 2.5 सेकंड के अंदर पीआईवी थ्योरी लग रहा है तो ये लैग डिस्टेंस है। उसके बाद हमने एक्शन क्या लिया कि ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, फिर जाकर के धीरे 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 उस ऑब्स्ट्रक्शन से पहले रुक गया। तो ये हो गया एसएसडी। और ओएसडी में क्या होगा कि हम रोकेंगे नहीं, वहां पे एक्सेलरेट करेंगे, हमारा जो एक्शन होगा एक्सेलरेट होगा। लैग डिस्टेंस तो सेम होगा लेकिन वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेट करके ओवरटेक कर जाएंगे, ठीक है। व्हीकल अगर इसके सामने चल रहा हो तो ओवरटेक करने के लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये सब इसलिए करते हैं कि हम लोग हाईवे पे ओवरटेकिंग जोन बनाना होता है हमें, ठीक है। तो वो कितना लेंथ का होना चाहिए जोन, ठीक है। तो मिनिमम और डिजायरेबल डिसाइड क्या है, मिनिमम 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी, डिजायरेबल 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। तो ये सब चीज हम लोग सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से इसका न्यूमेरिकल है, समझा करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल यूज करेंगे, ठीक है। आईएसडी होता है 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी, ठीक है। इंटरमीडिएट जहां हम ये दोनों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हो गया, ये हो गया हमारा क्या, साइड डिस्टेंस। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसी में पढ़ना है हमारा। इसमें क्या पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब हाईवे है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या, देखिए इसलिए हम लोग इसका डर हमें हटाना है, ठीक है, इस सब्जेक्ट से। इसलिए हम हर टॉपिक को अभी इतना फास्टली पढ़ा दे रहे हैं कि आपको जब स्टार्ट होगा सब्जेक्ट तो आपको बहुत रिलैक्स रहेगा कि हर वर्ड से आप लोग क्या करेंगे, फैमिलियर रहेंगे, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो हाईवे में दो ही तरीके से हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा, नहीं तो वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। वर्टिकल अलाइनमेंट में बात करें, या तो सबमिट कर्व होगा, फ्लाईओवर टाइप का सबमिट कर्व, या वैली कर्व, दो ही चीज हो सकते हैं, अप या डाउन। वर्टिकली में अप डाउन हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात करें, सब सारा कुछ हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्या आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। अब ये है क्या भाई, सुपर एलिवेशन क्या होता है कि कोई भी कर्व में, जब कोई रोड, जब हम व्हीकल चला रहे हैं, अगर हमें क्या करना है कि रोड कोई कर्व, कोई ऐसा जगह आ गया जहां पे हमें मुड़ना हो, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो ओवर टर्न होने का चांस हो जाता है, गाड़ी को पलट जाने का चांस हो जाता है ना। हमने देखा भी है कि ओवर टर्न हो जाना, उस ओवर टर्न ना हो तो हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। और ओवर टर्न होने का कारण क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लग जाता है तो हमारा क्या हो जाता है कि गाड़ी क्या हो गया, ओवर टर्न कर गया, ठीक है। तो अब वो चीज ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सुपर एलिवेशन क्या होता है कि रोड ऐसे है, रोड अगर हम जा रहे हैं सीधा तो उसको एक टिल्ट, रोड को एक हम क्या कर देते हैं, एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये जा रहा है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि एक ई नाम देते हैं, सुपर एलिवेशन को क्या कहते हैं, ई कहते हैं। तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे और वो क्या होगा कि ओवर टर्न होने से बच जाएगा गाड़ी, ठीक है, ओवर टर्न होने से बचेगा। और क्या होगा कि हमारा व्हीकल इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया किस में, हाईवे में सुपर एलिवेशन नाम है। अगर बात करें रेलवे में तो इसी को कैंट कहते हैं, CANT, कैंट, ठीक है। वहां भी हम लोग देते हैं, ठीक है ना, कि जो आउटर, जो हमारा आउटर रेल है उसको हम कुछ एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं जहां पे हमें मुड़ना हो, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे, इसका डिजाइनिंग पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम, सुपर एलिवेशन, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रांजिशन कर्व, इसी में पढ़ेंगे क्या, ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ डिजाइन करना है हमें, इस पूरे सब्जेक्ट में क्या करना है, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ डिसाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन तो डायरेक्टली नहीं ना दे देंगे। अगर हम हाईवे जा रहे हैं डायरेक्ट सुपर एलिवेशन दे देंगे तो हमारा क्या जाएगा कि कंफर्ट, हमारे लिए कंफर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो हमारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि जब अगर बाय द वे ये हाईवे जा रहा है और बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो हम लोग रोड को नहीं बेंड कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप मुड़ जाइए 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि कर्व देते हैं, और कर्व डायरेक्ट सर्कुलर नहीं देंगे, पहले ट्रांजिशन, फिर सर्कुलर, फिर ट्रांजिशन, फिर स्ट्रेट। समझ रहे हैं कि आपका यहां से स्ट्रेट स्टार्ट है और यहां से स्ट्रेट स्टार्ट है, ठीक है। तो होता है क्या, हम लोग यहां ट्रांजिशन कर्व देंगे, ट्रांजिशन कर्व देंगे, यहां सर्कुलर कर्व देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, ये होता है। मतलब ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि मतलब ऐसा कर्व जो कि हम स्ट्रेट और सर्कुलर को जोड़ के रखे, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन कर्व का कितना लेंथ होगा वो हम लोग डिजाइन करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिफरेंट जो भी डिपेंड करता है ये 3 कंडीशन पे, वो तीनों कंडीशन देखेंगे, ट्रांजिशन कर्व को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिशन कर्व इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिशन कर्व के बाद हॉरिजॉन्टल, सुपर एलिवेशन हो गया, ट्रांजिशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाइडनिंग रोड पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करता है, जैसे कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारा 2 वजह से, साइकोलॉजिकल और क्या होता है मैकेनिकल, 2 वजह से करते हैं। और इसका डिजाइन क्या है कि साइकोलॉजिकल का क्या मतलब हो गया कि क्या टेंडेंसी है ड्राइवर का, मतलब टेंडेंसी ड्राइवर का क्या है साइकोलॉजिकल। और मैकेनिकल क्या हो जाता है कि हमारा कोई भी व्हीकल है ना, तो उसका 4 व्हील होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो कोई भी अगर मुड़ रहा है गाड़ी, मोड़ने के समय हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं, क्यों, क्योंकि आपका फ्रंट व्हील और जो पीछे वाला व्हील है ये क्या करता है ना कि कुछ एक रेडियस लेता है, टैक्टिव फोर्स कहते हैं। टैक्टिव फोर्स की वजह से कि आगे वाला तो आप मोड़ लीजिएगा लेकिन पीछे वाला कुछ आगे से हो करके मुड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हमें मतलब व्हीकल का क्या है,
व्हीकल का अगर बात करें, विड्थ तो इतना ही है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि वो एरिया ज्यादा ले रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। और हमारा चौथा क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होगा, चौथा हमारा क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबमिट कर्व और वैली कर्व। ठीक है, सबमिट कर्व और वैली कर्व दो ही चीज आ जाएंगे, सबमिट कर्व और वैली कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं सबमिट कर्व क्या होता है, फ्लाईओवर जैसे टाइप का, और वैली कर्व नीचे से हमें पास होना है। क्वेश्चन क्या है, अगर सिंपली अगर पूछा जाए कि किस सिचुएशन में जो गाड़ी का कंफर्ट मतलब होता है ना, गाड़ी के लिए बेटर कौन सा है, सबमिट कर्व किस में आप कंफर्ट फील ज्यादा करते हैं या वैली कर्व। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो हम कहते हैं सबमिट कर्व में ज्यादा हमें कंफर्टेबिलिटी फील होता है। कैसे, देखिए व्हीकल है, अगर आप कोई कर्व लेते हैं ना, जैसे भी कर्व में आप इंटर किए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और इसका वेट नीचे लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या होता है ना कि कम डिस्कंफर्ट फील होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें कर रहे हैं वैली कर्व में, तो हम कर्व में लिए तो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इसी डायरेक्शन में क्या हमारा वेट लग रहा है, तो हमारा क्या होता है, टायर पे ज्यादा प्रेशर लगता है जर्किंग वगैरह में, और हमारा क्या हो जाता है, डिस्कंफर्ट ज्यादा फील होता है। तो ये सब चीज वर्टिकल अलाइनमेंट में सबमिट कर्व का डिजाइन, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व, इसके अंदर देखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में। ये तो हो गया हमारा 2 चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, चैप्टर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। चैप्टर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी बहुत मजेदार है, लेकिन आपको क्या बताया हमने कि चैप्टर जो 2 है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो चैप्टर थर्ड हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है, पहले तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा पहला, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गाड़ी चला रहा है उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि हमारा विजन, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो ये सारा कुछ चेक होता है। जैसे कि विजन आप लोग का सही है 6/6 पे, और विजन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, विजन 6/6 के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ चुका है, वो भी हम लोग करेंगे। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, मतलब क्या बोल रहे थे हम लोग, वेहिकुलर रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा क्या होना चाहिए कि विजन सही होना चाहिए, हियरिंग प्रॉपर होना चाहिए, ये सारा कुछ आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो ये हो जाएगा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हीकल का भी पॉल्यूशन वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ अप टू डेट होना चाहिए। विड्थ उसका, लेंथ जो भी होता है, लेंथ विड्थ IRC के जो बनाया हुआ रिकमेंडेशन उसके अंदर आना चाहिए, वेट सारा कुछ होना चाहिए, स्पीड, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ये सारा कुछ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, बी पार्ट, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, देखिएगा ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें ट्रैफिक का स्टडी करना है, तो कैसे करेंगे, क्या है टर्म हमारा ट्रैफिक स्टडी करने का, एक तो टर्म आएगा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है ना, व्हीकल पर आवर। ठीक है, व्हीकल पर आवर एक यूनिट है, व्हीकल पर डे हो सकता है, व्हीकल पर वीक, व्हीकल पर मंथ, मतलब नीचे टाइम होना चाहिए, ऊपर नंबर ऑफ व्हीकल होने चाहिए। मतलब क्या हो गया कि हम लोग अब स्टडी करना है, कोई भी एक रोड पे हम क्या करते हैं कि भाई कितना व्हीकल जा रहा है एक दिन में, एक घंटे में, ये सारा कुछ स्टडी होता है पूरे साल भर तक। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा, ये सब क्या होता है, या तो मैन्युअली किया जाए, मैकेनिकली किया जाए, मतलब कैमरा के हेल्प से स्टडी किया जाए, या फिर खुद मैन्युअली खड़े होकर के नोट डाउन करते हैं हम लोग कि अच्छा इतने व्हीकल पास हो रहे हैं एक घंटे में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। वो वॉल्यूम, और इसका यूज होता है कि बहुत सारे जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस रोड का या तो डेवलपमेंट करेंगे अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा हो। ठीक है,
बहुत ज्यादा व्हीकल उस रूट में जा रहे हैं, तो फिर उसका क्या करेंगे कि या तो इनलार्ज करिए या फिर एक नया रूट तैयार कीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, वॉल्यूम से हमें पता चलता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, व्हीकल पर किलोमीटर, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने व्हीकल प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाता है, व्हीकल पर किलोमीटर। डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, स्पीड एंड डिले। स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग कार मेथड यूज करेंगे, उसके हेल्प से हम लोग स्पीड एंड डिले स्टडी पढ़ते हैं। मतलब फ्लोटिंग कार मेथड के अंदर 4 आदमी को बिठाया जाता है गाड़ी के अंदर, चारों के पास स्टॉप वॉच होते हैं, ठीक है, कि अब वो जा रहे हैं, कितना टाइम लगा, कहाँ कहाँ पे उनको रुकना पड़ा, ठीक है। वो ऐसे ही रैंडमली हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानना होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, दिक्कतें आती हैं रोड पे चलने पे सारे लोगों को, कितना लॉस्ट हुआ वेट, कितने गाड़ी ओवरटेक किए, वो एक बंदा उसमें बैठ के लिख रहा है, चारों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग स्पीड और डिले का स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और उस पे हम लोग क्या करते हैं, उस पे सुधार किए, या फिर जो हमें ये क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं सारा ट्रैफिक का। तो ये सब चीज का कुछ ना कुछ हेल्प है, जो कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है, और है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी मतलब हो गया कि हमें क्या करना है कि एक नया रूट तैयार करना है, ठीक है। ए से बी पॉइंट तक बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट सी को कवर करते हुए, मतलब क्या कह रहा है कि ए है, बी है, यहां सी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना कि इसका ये मतलब होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी क्या होता है कि हर व्हीकल को हमें जानना होता है कि ये व्हीकल कहां जाता है, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है कि टैग ऑन कार मेथड, ठीक है। रोड साइड इंटरव्यू मेथड, मतलब रोड के साइड में बुला करके उससे पूछेंगे कि अच्छा भाई, आप डेली यहां से जाते हो, कितने, मतलब कहां से निकलते हो, कहां पे जा रहे हो, आपको कहां काम है, कहां ऑफिस है, ये सारा स्टडी किए, ठीक है। उसके बाद टैग ऑन कार्ड मेथड, कार्ड पे टैग लगा दिए, कैमरा में देख रहे हैं, अच्छा ये टैग वाला कार यहां से तो निकला है, दूसरे हर सिग्नल पे कैमरा लगा हुआ है, हर कैमरा पे आदमी बैठा हुआ है, तो वो देखा कि अच्छा हाँ ये वाला टैग वाला गाड़ी आया। नंबर प्लेट मेथड, मतलब इस नंबर प्लेट का आदमी यहां से निकला वहां पहुंच रहा है, ठीक है। नंबर प्लेट मेथड क्यों कर रहे हैं ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि जैसे कि 1000 व्हीकल है, कि 1000 व्हीकल को यहां से यहां जाना था, लेकिन ए से बी में कोई रोड ही नहीं बना हुआ है, वो ना सी को कवर करते हुए जा रहा है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे एक डिजायर्ड लाइन बन जाता है, बहुत सारे लाइन बन गया, मतलब हर व्हीकल के लिए लाइन बन रहा है। और अगर ये बहुत ज्यादा लाइन बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इस रोड को डेवलप करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग रोड को डेवलप कीजिए, या फिर आप ए से बी तक डायरेक्ट रूट बना दीजिए, ठीक है, ए से बी तक। इससे क्या होगा कि हमारा स्टडी से फायदा हो गया ना कि हम नया रोड को डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर फायदा हो जाती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन में। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सी है, क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, अब हमको क्या करना है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या देते हैं, इंटरसेक्शन, रोटरी, फिर क्या होता है, सिग्नल, क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, और फिर साइन पोस्ट, अलग अलग। इंटरसेक्शन क्या हो जाता है कि फ्लाईओवर बना दीजिए, मतलब ऐसा इंटरसेक्शन अंडरग्राउंड बना दीजिए, फुल कवर लीफ, आप गूगल पे सर्च करिएगा फुल कवर लीफ, तो आपको इंटरसेक्शन समझ में आएगा। इंटरसेक्शन बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में भी अलग अलग इंटरसेक्शन है। फिर इंटरसेक्शन के बाद क्या होता है, चौराहा वगैरह पे इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। फिर रोटरी डिजाइन कर देते हैं, रोटरी जहां पे हमें जगह का कमी नहीं हो वहां हम लोग रोटरी बना देते हैं, वहां पे हमारा सेल्फ गवर्निंग होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाता है कि वहां पे एक्सीडेंट्स कम होंगे, और अपने सेल्फ गवर्निंग होते हैं, इजीली हमें क्या होता है, इंटरसेक्शन हमारा प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, साइन वाइन नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है, सारे व्हीकल इजीली ट्रेवल कर जाते हैं। सिग्नल प्रोवाइड करना, ठीक है, सिग्नल का डिजाइन करेंगे हम लोग, जैसे कि ग्रीन लाइट, रेड लाइट, एम्बर लाइट, इन सब का टाइम कैसे सेट किया जाए बाय द हेल्प ऑफ दीज स्टडीज, ठीक है,
कि ट्रैफिक भी ना लगे और हमारा क्या हो जाए कि हमारा ग्रीन टाइम एकदम परफेक्ट कितना सेकंड का होना चाहिए, वो सारा कुछ स्टडी होता है। स्टडी के बाद हम लोग डिजाइन करते हैं सिग्नल का। वेबस्टर मेथड अलग अलग मेथड है जो कि हम लोग देखेंगे सिग्नल डिजाइन में। फिर साइन पोस्ट यूज करते हैं। साइन पोस्ट होता है वार्निंग साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, और क्या होता है, एक होता है मैंडेटरी साइन। ये सारे साइन पोस्ट जैसे कि लगा दिए कि यहाँ पे हम लोग नो एंट्री वाला साइन लगा दिए हैं, वो सारा कुछ डिजाइन करेंगे। स्पीड लिमिट का डिजाइन कहाँ लगाते हैं। फिर से क्या होता है इंफॉर्मेटरी, मतलब कि कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से दूसरा डेस्टिनेशन, वो किलोमीटर वाला टैग लगा देंगे। ये सारा कुछ साइन पोस्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर है क्या है, हमारा ट्रैफिक पेवमेंट डिजाइन। ठीक है, पेवमेंट डिजाइन क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा इस सब्जेक्ट का, और वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। क्या है, फोर्थ चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है, पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन पहले तो बात करते हैं कितने टाइप के पेवमेंट है। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो बिटुमिन का बना होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फिर होता है रिजिड पेवमेंट, सेमी रिजिड पेवमेंट, फिर क्या होता है कंपोजिट पेवमेंट, ठीक है, कंपोजिट। यही दोनों इंपॉर्टेंट आप लोग को पढ़ना है, इनका डिजाइनिंग पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब क्या हो गया कि बिटुमिन का बना हुआ है रोड, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। और ग्रेन टू ग्रेन हमारा क्या होता है कि लोड को ट्रांसफर करता है। रिजिड पेवमेंट कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का जो रोड होता है वो रिजिड पेवमेंट, इसका डिजाइनिंग करना है हमें। फिर क्या है सेमी रिजिड पेवमेंट, कि एक पेवमेंट बीच में लगा रहे पोजोलोना वगैरह सीमेंट यूज कर करके, सेमी रिजिड। कंपोजिट पेवमेंट की नीचे कंक्रीट का रोड होगा, ऊपर से हम लोग क्या कर देते हैं बिटुमिन का रोड प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब मजबूती भी हो गया। जैसे कि एयरपोर्ट जो भी होता है, एयरपोर्ट में जो रोड होता है वो कंपोजिट पेवमेंट होता है। ठीक है, हमें इन दोनों का डिजाइन पढ़ना है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, IRC मेथड, CBR मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, ये सब जो है वो इन दोनों के लिए हम लोग पढ़ना है। रिजिड पेवमेंट में फिर हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट्स का डिजाइन करेंगे अलग अलग। तो ये सब चीज क्या होता है चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है। ठीक है, मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड। तो ये फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट का हमें डिजाइन पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ये चैप्टर टोटल 4 हैं जो कि आप लोग कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसानी से हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फिर।